आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 1 से 4 तक देखेंगे संविधान का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जानने के बाद से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। भारत न तो संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड की तरह परिसंघात्मक नहीं है, और न ही दक्षिण अफ्रीका है या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे हैं तो एक संघ है, वैसा भी नहीं है। बल्कि ये क्या है, राज्यों का संघ है, जिसकी कई विशेषताएं हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं। पहले इसकी ये विशेषता है कि इसका जो गठन हुआ है, ये नहीं है कि राज्य मिलकर कर आपस में समझौता किए हैं। फिर ये भी नहीं है कि कोई राज्य है वो अलग होना चाहता है तो अपने मन से अलग हो जाए, या फिर राज्य क्या, एक छोटा सा गांव भी अगर भारत से अलग होना चाहता है तो वो इसके लिए स्वतंत्र नहीं है। फिर आगे हम आते हैं, इनका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि राज्यों का गठन और पुनर्गठन ये सब कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। तो राज्यों का संघ अभी जो भारत है इस रूप में लाने के लिए पहले ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। जो अभी हमारा जो भारत है, जैसा कि इतने राज्य हैं, इतने यूनियन टेरिटरी हैं, तो पहले क्या था कि ये ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे जब थी, तो जब वो लोग यहाँ से गए तो वो लोग क्या किए, ब्रिटिश भारत और देसी यहाँ की जो रियासतें थीं उनको, तब के लोग उनको मिलाए, और इसके बाद से भाषा के आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर और धार्मिक जाति, इनके आधार पर बहुत सारे विभाजन हुए। लेकिन हमेशा कई विभाजनों को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन भाषा के आधार पर विभाजनों को मान्यता दी गई है। इसके बारे में हम थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे। ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले एकीकरण कैसे हुआ भारत का और देशी रियासतों का, हेडिंग डालते चलेंगे हम, भारत और देशी रियासतें। तो पहले ये क्या थी, सारे अलग अलग थे, तो इनको मिलाया गया। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। जब ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि भारत की स्वतंत्रता अवश्य संभावी है, मतलब अब इसको हमको किसी भी हाल में इसको स्वतंत्र कर देना है, तब वो 12 मई 1946 को, कब, 12 मई 1946 को, 12 मई 1946 को उसने क्या किया, एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। श्वेत पत्र मतलब क्या होता है, श्वेत पत्र उसको बोलते हैं। इसकी शुरुआत वैसे 1922 में हुई थी और ब्रिटेन में हुई थी। ये एक आधिकारिक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें सरकार या कोई अन्य संस्था किसी विषय पर या मुद्दे पर अथवा कोई नीति या कोई समस्या पर अपनी सोच व विचारों को स्पष्ट करती है। तो जब 12 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, श्वेत पत्र घोषित किया, प्रकाशित किया, और उसमें ये कहा कि आज से सम्राट, पहले वो गवर्न किससे होता था, क्राउन से गवर्न होता था, ब्रिटिश शासन था जब, तो जो सम्राट की सर्वोच्च शक्ति है जो, और उसके अंडर में जो रियासतें आती हैं, आज से वो स्वतंत्र हैं। इसकी घोषणा कब की गई, 12 मई 1946 को। फिर इसके बाद से जब 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो इसमें भी यही प्रावधान किया गया कि सम्राट तथा देशी रियासतों के मध्य जो समझौते हुए हैं कि उनके अंडर में रहना है, ठीक, तो वो जब से 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम लागू होगा, तब से ये चीज़ ख़त्म हो जाएंगी, मतलब देशी रियासतें स्वतंत्र हो जाएंगी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब अंग्रेज यहाँ से गए तो वो फुल प्लानिंग में थे कि इंडिया को खंड खंड बांट, मतलब कई खंडों में विभक्त कर दिया जाए। लेकिन पटेल जी की सूझबूझ वहाँ पे काम आई, और पटेल जी की सूझबूझ और इसके बाद से लॉर्ड माउंटबेटन की
हेल्प लेकर के ब्रिटिश सरकार की इस कूटनीति को सफल उन्होंने नहीं होने दिया। फिर इसके बाद से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे लगभग 542 देसी रियासतें थी। 542 क्या थी? देसी रियासत, देसी रियासत थी, जिसमें 539 जो रहीं, 539 रियासतें भारत में स्वेच्छा से मिल गई। मतलब अपना विलय वो क्या कर ली, स्वेच्छा से कि हाँ हम मिलना चाहते हैं। क्योंकि रियासतें तो पहले तो पूर्णतः आज़ाद थी। फिर जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया तो वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गए समझौते के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद से जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो वो समझौता भी ख़त्म करके गए। तो फिर क्या हुआ, रियासतें बिल्कुल आज़ाद हो गई। रियासतें जब आज़ाद हो गई तो 539 रियासतें भारत में स्वतः मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन 3 रियासतें जो थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 रियासतों को मिलाने में कठिनाई हुई। अब जूनागढ़ की रियासत के बारे में जानते हैं कि इसको कैसे मिलाया गया भारत में, इसका विलय कैसे हुआ। तो आते हैं जूनागढ़ रियासत पे। जूनागढ़ रियासत, तो जूनागढ़ रियासत का विलय जनमत संग्रह से हुआ। मतलब वहाँ पे लोगों से पूछा गया कि आप कहाँ मतलब स्वतंत्र रहना चाहते हैं या फिर कहाँ आप मिलना चाहते हैं। तो वहाँ के लोगों ने कहाँ मिलने के लिए कहा, इंडिया में। और ये तब कहा जब वहाँ पे पाकिस्तान जो शासन करता था जूनागढ़ में, वो पाकिस्तान का शासक था। जब वो पाकिस्तान भाग गया, इसके बाद से वहाँ के लोगों ने कहा कि हम इंडिया में मिलेंगे। फिर इसके बाद से आते हैं हैदराबाद रियासत में। तो हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद रियासत रियासत तो इसमें क्या हुआ था कि ये पुलिस कार्रवाई करके भारत में मिलाया गया था। वहाँ के लोग किसी वजह से विद्रोह करते रहे, हालांकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस इतना समझिए कि हैदराबाद की रियासतों को पुलिस कार्रवाई से इंडिया मिलाया गया। फिर बाकी बचा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, ये वहाँ का जो शासक था वो पाकिस्तान में कुछ कबीलाई लोग रहते थे, वो कबीले में रहते थे। तो वो लोग बार बार वहाँ पे आक्रमण करते थे, जिसके डर की वजह से वहाँ का जो शासक था आक्रमण के डर की वजह से उसने अपना सिर्फ और सिर्फ आक्रमण के डर की वजह से वहाँ के शासक ने जम्मू कश्मीर का विलय इंडिया में किया। अब इसके बाद से क्या हुआ, अब सारी रियासतें तो मिल गई। तो जब ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें जब एकीकरण हो गया तो इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया। इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 भाग। और वो भाग क्या क्या थे? A B C और D। तो अब हम थोड़ा सा इस पे इन रियासतों के बारे में जो आपस में मिलने के बाद से ये जो प्रांत बने उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो ABCD जो राज्य बने, तो इसमें पहले हम ए राज्य में क्या हुआ था कि 16 देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांत के पड़ोसी प्रांतों से मिलाकर ए राज्य का गठन किया गया था। मतलब उसमें 216 देसी रियासतें थीं और ब्रिटिश प्रांत के पड़ोसी प्रांत को मिलाकर के ए राज्य का गठन किया गया, जिसमें 10 राज्य आते थे।
उसमें असम था, बिहार था, मुंबई था, एमपी था, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये हमारे क्या थे? टोटल 10 राज्य बने। ए में कौन कौन से राज्य थे? 10 राज्य जो हम बताएं। फिर इसके बाद से जो बी राज्य था उसमें 275 देशी रियासतों को नई प्रशासनिक इकाई में गठित कर दिया गया। बी राज्य में कितने देशी रियासतें थी? 275, और 275 को कितने भागों में बांटा गया था? ये टोटल 8 इसमें से 8 राज्य बने थे। आते हैं इस पे, कौन कौन से वे राज्य थे? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पेशू किसको बोलते हैं? पटियाला और पूर्वी पंजाब के एरिया को, ठीक, तो उसको शॉर्ट में पेशू। फिर राजस्थान, फिर सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र को अभी क्या बोलते हैं? काठियावाड़, गुजरात में पड़ता है ये। फिर ट्रवनकोर किसको बोलते हैं? तिरुवनंतपुरम को। और इसके बाद से कोचीन। ये 8 राज्य थे। 275 रियासतों को जब मिलाया गया तो 275 रियासतें मिला करके 8 राज्य का निर्माण हुआ। ये किस में आते थे? बी राज्य में आते थे। और फिर सी राज्य में हम देख लेते हैं। तो सी राज्य में 61 देशी रियासतें थी जिनको मिला करके राज्य बनाया गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी रियासतों को मिला करके फिर उनको डिवाइड किया गया कि इसमें से कितने राज्य बनेंगे। तो सी राज्य में कितना? 61 देशी रियासतों को मिला करके ये राज्य बने। तो ये राज्य कौन कौन से थे? इनकी संख्या 9 थी। सी वाले में कितने थे? 9 स्टेट बने थे, जिसमें अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग कमेंट करना क्या है, कहाँ पड़ता है। फिर इसके बाद से दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश, कच्छ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है भी कमेंट कीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद से मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश में अभी जो है विंध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह आती है? रीवा आता है, सतना आता है, सीधी आता है, शहडोल आता है, अनूपपुर आता है, सिंगरौली आता है, पन्ना आता है, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया और उमरिया। ये इतने जो जगह हैं उस टाइम किस में आती थी? विंध्य प्रदेश में आती थी। अब आया डी राज्य। तो डी राज्य में सिर्फ और सिर्फ 2 राज्य बने थे, जिसमें एक था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और डी राज्य में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को डी राज्य की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद से फिर जब हमारा देश आज़ाद अभी नहीं हुआ था, उसके पहले से ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन मतलब दोबारा उसका निर्माण हो, उसकी मांग उठ रही थी। तो सर्वप्रथम इसकी मांग जो उठी थी ब्रिटिश शासनकाल के समय में 1912 में। कब हुई थी? 1912 में। इसमें जब 1912 में, उसके पहले से मांगे उठी थी, हालांकि 1912 में 3 राज्यों को भाषा के आधार पर डिवाइड किया गया था। एक था बिहार, दूसरा था उड़ीसा और तीसरा था असम। फिर इसके बाद से क्या हुआ कि भाषा के आधार पर तेलुगु राज्य की स्थापना मांग करने के लिए 1913 में आंध्र महासभा की स्थापना की गई थी। 1913 में ये पूछता है कि आंध्र महासभा की स्थापना तो 1913 में की गई थी। फिर इसके बाद से क्या हुआ कि 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू करने के लिए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संबंध में अपने जो विचार थे, इसके लिए विचार जो उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि हाँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद से 1930 में भारतीय कानून आयोग का गठन किया गया, और यह आयोग जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक हित और भौगोलिक समानता के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। इसके बाद से क्या हुआ कि 1936 में सिंध प्रांत का गठन हुआ था। सिंध प्रांत का गठन 1936 में हुआ। इसका मतलब कि आयोग को यह मान्यता मिल गई कि इसके आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। अब ये सब तो हो रहा था, फिर आगे क्या हुआ कि उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और राजनीतिक कारण से
भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग का समर्थन कांग्रेस करने लगी। उसके राजनीतिक कारण थे और कोई कारण नहीं था। तो जिसके चलते तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा जनता, ये लोग थे, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, ये जो लोग थे, इन तीनों भाषी लोग थे, जनता के इन तीनों भाषी लोगों के यहाँ के जो लोग थे, जो बोलने वाले लोग थे, उनके दबाव में आकर 27 नवंबर 1947 को राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को मान लिया गया। मतलब जो पहला हमारा रहा मांग जो पूरी हुई 1912 में स्वतंत्रता के पहले, और इसके बाद 1947 में 27 नवंबर, अभी भी हमारा कानून जो पूरा बन करके तैयार नहीं हुआ था। तो उसके पहले से तो 27 नवंबर 1947 को राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को मान लिया गया। इसके बाद से क्या हुआ कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे, तो उन्होंने सेवा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को, जिनका नाम था S.K. दर, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। उसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग। उस आयोग का क्या नाम था? भाषाई प्रांत आयोग। और उसमें उसका कार्य यह था कि खास करके दक्षिण भारत के लोगों में जो मांगे उठ रही थी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए, तो ये सही है या नहीं है, इसके बारे में जांच किया जाए। तो उस आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को दी, और जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया गया था, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन, फिर जिसमें ये कहा गया था कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन सही नहीं है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, और उन्होंने इसका समर्थन भी किया। अब आयोग की रिपोर्ट के बाद विरोध और तेज होने लगा, और इसके फलस्वरूप राजनीति हावी होने लगी। जहाँ भी आंदोलन जब तेज होता है तो राजनीति ऑटोमेटिक हावी होने लगती है, जिसमें कांग्रेस समिति ने क्या किया कि जयपुर में एक अधिवेशन बुलाया। उस अधिवेशन में भाषा के आधार पर पुनर्गठन मामले, जो पुनर्गठन का मामला था, उस पर विचार करने के लिए 3 लोगों की एक समिति बनाई, जिसको JBP समिति भी कहते हैं। 3 लोगों की समिति बनाई। वो लोग कौन कौन थे? नेहरू थे, पटेल थे, और पट्टाभी सीतारामैया थे। ये 3 लोगों की समिति किस नाम से जानी जाती है? JBP समिति। अब इस समिति ने अपना रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को सौंप दिया, और भाषा के आधार पर पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों की ये जो मांग बहुत व्यापक रूप से उठ रही है, तो एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारा यह फर्ज है कि इन लोगों की मांगों को मान लिया जाए। अर्थात जो कांग्रेस थी उस टाइम पे राजनीति को, पहले से तो ये भाषा के आधार पर लोग चाहते थे कि इसका गठन हो, और क्योंकि इन लोगों की राजनीति का मामला था, फिर फाइनली ये चीज़ें हो गई कि एक तरफ तो पहले नहीं कहा गया, इस कमेटी ने कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कहा कि लोगों की व्यापक मांग उठ रही है तो कर देना चाहिए। इसके बाद से क्या हुआ कि उधर तो सारा चीज़ें अब सही चल रहा था, तब तक जो तेलुगु भाषी लोग थे उन लोगों का आंदोलन शुरू हो गया। अब इसमें आंदोलन का संचालन वहाँ के थे एक पोट्टी श्री रमुल्लु आमरण, मतलब उनका नाम था पोट्टी श्री रमुल्लु आमरण। उसका जो आंदोलन का संचालन कर रहे थे। अभी 56 दिन तक लगातार आमरण अनशन पर बैठे रहे, जिसके कारण 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद से आंदोलन और उग्र रूप पकड़ लिया। इसके बाद उस टाइम के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने 19 दिसंबर 1952 को तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। गठन करने की घोषणा की, गठन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी कि बनेगा।
और इस प्रकार से 1 अक्टूबर 1953 को ये क्वेश्चन पूछता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ, लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी, 19 दिसंबर 1952 को। अब ये पहला राज्य हो गया था जो भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। ठीक, अब इतना तो होने के बाद से क्या हुआ कि अब बाकी जो लोग थे वो लोग भी अपना, अब उड़ीसा वाले हैं तो अपना वो अलग राग लापेंगे, फिर झारखंड के लोग हैं वो अलग, मतलब ऐसे अलग से लोग और अपना अपना कहने लगे कि मतलब उनको है तो हमारा क्यों नहीं। जैसे हम लोग के कोर्ट में कहा जाता है कि फला केस में दिए डिसीजन तो हमारे में क्यों नहीं, तो वैसे ही हुआ। फिर एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, और ये फाइनली इसका गठन हुआ 22 दिसंबर 1953 को। आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। मतलब इसका गठन हुआ 22 दिसंबर 1953 को, और किस लिए गठन हुआ, ये देखने के लिए कि ये जो चीज़ें चल रही हैं इतने दिन से क्या वो सही हैं। जो पिछले से जितने कमीशंस बने वो सारे सिर्फ यही देख रहे थे कि सही है कि गलत है, कोई जिसका जो डिसीजन होता था वो पूरा फुलफिल नहीं होता था, लेकिन बस देखा जा रहा था। तो फिर से ही इसका गठन हुआ एक आयोग का, और इसने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। और इसमें थोड़ा डिटेल में इस आयोग ने, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, डिटेल में कुछ बात कही, जिसमें ये कहा गया था कि भाषा संस्कृत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। ये तो पहले की भी कमेटियां कहती आ रही थी। फिर दूसरा था कि इसका पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय तथा प्रशासनिक आवश्यकता और पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की क्षमता को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि हम तो राज्य को बांटने को बांट दें, लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, फिर वित्तीय आपात या फिर वित्तीय हालात कैसे हैं उसके, फिर प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की कैसी है, फिर पंचवर्षीय योजना उस टाइम पे चलती थी, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं वो लोग अच्छे से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस सारी क्षमता को देख करके किया जाना चाहिए। फिर उसने एक और सुझाव दिया, तो तीसरा सुझाव ये था कि जो ABCD करके ये राज्य बने हैं, 4 राज्य, और उसमें क्या था, जो देसी रियासतें थी उसमें कुछ कुछ रियासतों को लेकर के राज्य बनाया गया था। तो इसका वर्गीकरण जो है इसको समाप्त करके 16 राज्य और 3 राज्य क्षेत्र बनाया जाए। मतलब कि जो अभी तक राज्य थे उनको क्या किया जाए, ABCD में विभाजित हैं तो ABCD हटा दिया जाए और 16 राज्य बने और 3 संघ राज्य बने। फिर इसके बाद से वो 16 राज्य कौन कौन होने चाहिए, उस समिति ने ये भी बताया था कि आंध्र प्रदेश होना चाहिए, असम होना चाहिए, बिहार होना चाहिए, मुंबई होना चाहिए, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल। विदर्भ किसको बोलते हैं नीचे कमेंट करिएगा आप लोग। फिर इसके बाद से 3 मतलब 16 तो राज्य बने और 3 क्या बने, हमारे संघ राज्य बने। तो वो कौन कौन से हों, दिल्ली हो, मणिपुर हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो। इसके बाद से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब उन्होंने 3 सुझाव दिए तो इन तीनों सुझाव में थोड़ा बहुत चेंजेज किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब उसको लागू कर दिया। तो उसमें क्या किया कि उसमें एडिट क्या किया, मतलब उसमें क्या क्या हटाया और क्या क्या जोड़ा उस आयोग के रिपोर्ट में सरकार ने। तो जो यहाँ पे 16 राज्य कमीशन ने कहा था कि 16 राज्य बने, उसको इन्होंने कहा कि 14 राज्य बने। और 14 राज्य में कौन कौन सा बने, आंध्र प्रदेश, असम, मुंबई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान व पश्चिम बंगाल।
और 5 संघ राज्य बने। यूनियन टेरिटरी कितने बने? 5 बने। कौन कौन सी? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इसके बाद से कुछ चीज़ें और उसमें जोड़ी गई थी। अमीन द्वीप बने तथा निनिकाय द्वीप। आप लोग इसको देखिएगा, थोड़ा सा निनिकाय द्वीप वाला हमको कन्फ्यूजन है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर किसी को पता है तो। अमीन द्वीप तथा निनिकाय द्वीप का गठन किया गया। इसके बाद से हमारा ये सब होने के बाद से राजनीति में भी अब भूचाल आने लगा। हालांकि राजनीति से जुड़ी ही चीज़ें हो रही थी, लेकिन अगर हमको लिखना होगा तो राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, तो राजनीतिक परिवर्तन तथा राज्यों का पुनर्गठन। अब इस पर थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि जब ये सब चीज़ें हो गई, फिर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम जब लागू हो गया, तो लागू होने के बाद भारत में राजनीतिक परिवर्तन होना जाहिर सी बात थी। इसके बाद से क्या हुआ कि 1956 में फ्रांस सरकार के साथ हस्ताक्षर संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया। मतलब 1956 में भारत सरकार के साथ एक हस्तांतरण संधि थी। संधि का नाम था हस्तांतरण संधि, जिस पे भारत ने हस्ताक्षर किया और जिसके बाद भारत ने 4 राज्यों को, मतलब उस टाइम के थे, जिनको अर्जित कर लिया। तो जो जिसमें कौन उपनिवेश करता था? फ्रांसीसी उपनिवेशक राज्य थे। तो जिसमें था चंद्रनगर, माहे, यनाम, कारकल। इन चारों को भारत ने अपने में मिला लिया और इन चारों को मिला करके हमारा क्या कौन सा राज्य बना? पांडिचेरी राज्य बना। पांडिचेरी राज्य का गठन हुआ। और ये कौन सा हमारा राज्य हो गया? पहले तो ये संघ वाला 5 था और इसके बाद से राज्य 14 थे। इसके बाद से हमारा हो गया पांडिचेरी, ठीक। और फिर इसके बाद से गोवा में भी संग्राम शुरू हो गया था कि हम मुक्त होंगे, इन लोगों से मुक्त होंगे जो वहाँ पे आक्रमण या फिर वहाँ जो क्या बोलते हैं फ्रांसीसी आई थिंक थे या फिर डच, कौन था एक बार कमेंट कीजिएगा, क्लियर हमको याद नहीं आ रहा है। तो जो गोवा भी उन लोगों से मुक्ति चाह रहा था और इंडिया मिलना चाह रहा था। उसने क्या, तब भारत ने क्या किया कि वहाँ पे सैनिक हस्तक्षेप किया 1961 में। और सैनिक हस्तक्षेप करने के बाद गोवा, दमन तथा दीव को जीतकर भारत में मिला लिया। फिर से ये 7वां संघ राज्य बना। अब फिर इसके बाद से इसको बनने के बाद से गोवा मिलने के बाद से हमारा आ गया, मुंबई में आते हैं। तो मुंबई प्रांत जो था उसमें 2 भाषाई लोग थे, मराठी और गुजराती इसमें इन लोगों में आपस में संघर्ष चलता था। इसके कारण मुंबई को फिर से विभाजित करना पड़ा और वो गुजरात, जिसमें गुजरात राज्य का गठन किया गया। फिर नागा आंदोलन हुआ तो नागों के कारण असम को विभाजित किया गया 1962 में और नागालैंड राज्य बना दिया गया। फिर इसके बाद से आया 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब और पंजाबी भाषी प्रांत बना दिया गया तथा उनके हिंदी भाषी प्रांत को हरियाणा राज्य बना दिया। मतलब पंजाब से कटा तो हरियाणा बना। जो हिंदी बोलने वाले लोग थे उन लोग हरियाणा में रहे और जो पंजाबी थे वो पंजाब में रहे। 1966 में विभाजन हुआ। फिर एक बार फिर से असम का विभाजन हुआ 1969 में, 1969 में। इसका कारण क्या था कि उसमें से कौन कट करके बना? मेघालय उपराज्य बना था उस टाइम पे 1969 में। फिर आते हैं 1971 में हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1971 में। हिमाचल प्रदेश को इसके पहले क्या माना गया था? यूनियन टेरिटरी में रखा गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश और मेघालय को भी। तो इन दोनों को वहाँ से हटा करके, मेघालय तो उपराज्य था और हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी में आता था, तो इन सबों को हटा करके राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर आते हैं हम 1974 में। तो 1974 में सिक्किम को पहले सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और 1975 में उसे भारत का राज्य बना दिया गया। फिर 1986 में अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को पूर्ण राज्य तथा
1987 में गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब फिर आते हैं हम अगले उसमें अपने मेन टॉपिक पे, जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल हमारा आएगा पहला। तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा पहला, संविधान का पहला आर्टिकल। तो इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल फर्स्ट में कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब किसका संघ, मतलब किस क्या कौन से लोग मिलकर के इसको संघ, मतलब संघ मतलब एक होता है कि एक तरह से